ये कहानी एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की है जिसने ऐसा हालातों में रहना सीखा जिसमें इंसान खुद को मारना पसंद करेगा। तो कहानी की शुरुआत में कुछ एस्ट्रोनॉट मार्स यानी मंगल ग्रह पर कुछ परीक्षण करने के लिए आए होते हैं। ये अपने परीक्षण के लिए यहाँ की मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस जगह पर एक भयंकर तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से इनको अपने इस मिशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो सके अपने उड़न तस्तरी में जाना होगा। सारे लोग जल्दी से इस रॉकेट में बैठ जाते हैं, पर एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क बॉटनी होता है, ये इस रॉकेट में नहीं चढ़ पाते हैं और इस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। इनके और साथी इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ये कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, जिससे इनकी कमांडर को लगता है कि बॉटनी की मृत्यु हो चुकी है और ये वहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ पर तूफान शांत होता है तो मार्क अभी भी जिंदा होते हैं। ये जल्दी से अपने शेल्टर में जाते हैं, जहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई भी बात करने का उपकरण नहीं होता है और अब ये पृथ्वी पर कोई मैसेज भी नहीं पहुँचा सकता है। पर इसको ये बात मालूम होती है कि नासा का अगला मिशन अब से 4 साल बाद आएगा, इसलिए ये खुद को जिंदा रखने के लिए यहीं पर फसल उगाने को सोचता है, क्योंकि इसके पास अभी जितना खाना वो केवल 1-2 महीने का ही है। मार्को के लिए अच्छी बात यह है कि ये एस्ट्रोनॉट के साथ साथ एक अच्छा बॉटनिस्ट भी है और इसलिए इसे पता होता है कि सब्जियां कैसे उगाना है। मार्क यहाँ पर आलू उगाने को सोचता है और वहाँ पर पड़े सारे इक्विपमेंट से ये पहले तो एक पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार करता है। मार्क मार्स की भूमि पर आलू को गाड़ देता है। अब मार्स को पानी की जरूरत है, पर मार्स पर पानी ही नहीं होता है। मार्क निराश नहीं होता है, बल्कि खुद से पानी बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। उसके पास लगभग सारे उपकरण होते हैं। मार्क हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाता है, पर पहली बार में कामयाब नहीं होता है और यहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। पर मार्क दोबारा प्रयास करता है और इस बार वो पानी बनाने में कामयाब होता है। मार्क यहाँ पर आलू बनाने में सक्षम हो चुका था और कुछ दिन के बाद मार्स की धरती पर पहला आलू का पौधा अंकुरित होता है। दूसरी तरफ इधर अर्थ पर अब यहाँ पर लोगों में ये ऐलान करवा दिया जाता है कि मार्क बॉटनी अब हमारे बीच नहीं रहा और ये सारे लोग इसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। दूसरी तरफ जब ये वैज्ञानिक मार्स की ली हुई तस्वीरों को देख रही होती है, तभी इसे ऐसा प्रतीत होता है अब वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह से दूसरे जगह पर है, जिसे ये मार्स पर छोड़कर चले आए थे और इसको एक जगह से दूसरे जगह पर मार्क नहीं किया होता है। ये लड़की ये बात अपने सीनियर्स को बताती है, जिससे अब इन सभी को यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। ये सारे लोग खुश होते हैं, पर कहीं न कहीं ये दुखी भी होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा होता है कि जब तक मार्क तक किसी भी तरह की मदद भेजेंगे तब तक मार्क भूख से ही मर चुका होगा और इनका ये सोचना जायज भी होता है। इधर मार्क इस बारे में सोच रहा होता है कि नासा के अगले आने वाले मिशन जो आज से पूरे 4 साल बाद आएगा और वो भी यहाँ से पूरे 3200 किलोमीटर की दूरी पर। मार्क इस बारे में सोच रहा होता है कि ये वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। मार्क के पास एक खास गाड़ी भी होती है, पर ये भी लगातार इतनी दूरी तय नहीं कर सकती थी। पृथ्वी पर मार्क की मदद के लिए इसके पास खाना पहुँचाने की तैयारी की जा रही होती है और जिस रॉकेट से ये खाने को भेजने वाले हैं उस रॉकेट की टेस्टिंग भी नहीं की गई थी, क्योंकि टेस्टिंग में काफी वक्त लग सकता था। इस रॉकेट को मार्क तक पहुँचने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। इधर मार्क ने अब मार्स पर आलू की एक बढ़िया फसल उगा चुका होता है और ये सारी फसलें मार्क की उम्मीद से भी काफी ठीक होती है। मार्क यहाँ से आलू को निकाल लेता है और फिर से छोटे आलू को जमीन में बो देता है। मार्क को दिन पर दिन ये चिंता हो रही होती है कि अगर इसने नासा से संपर्क नहीं किया तो इसका बचना नामुमकिन है। मार्क को एक ऐसी जगह मालूम होती है जो इसके काम आ सकती है। मार्क तुरंत रवाना हो जाता है और वहाँ पहुँचता है, जो एक पुराना सैटेलाइट होता है जिसका संपर्क अब पृथ्वी से टूट चुका होता है। अर्थ पर बैठी एक टीम जो मार्क के हर मूवमेंट पर नजर रख रही होती है, ये समझ जाती है कि मार्क उसी जगह पर जा रहा है। ये सैटेलाइट जो मार्क को मिला होता है ये केवल फोटो क्लिक करके भेज सकता था। मार्क इसके सामने 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें बीच वाले बोर्ड में लिखा होता है कि क्या आप लोगों को मेरे सिग्नल्स मिल रहे हैं, और इसके बगल के एक बोर्ड में यस और दूसरे में नो लिखा होता है। पृथ्वी से ये लोग सैटेलाइट की मदद से इस कैमरे को यस की तरफ घुमाते हैं। मार्क समझ जाता है कि नासा के लोग इसको देख रहे हैं। ये मार्क के लिए एक अच्छी खबर होती है। अब मार्क इनसे कोड्स की मदद से बात करने की कोशिश करने लगता है। नासा के लोग मार्क को बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए रॉकेट से खाना भिजवाया होता है। नासा के लोगों ने अभी तक ये बात मार्क के उन साथियों को नहीं बताया होता है जिनके साथ मार्क मंगल ग्रह पर गया होता है और वो टीम अब अर्थ पर वापस लौट रही होती है। और अब नासा के लोगों ने ये बात मार्क के साथियों को बता देता है, जिससे इनको बहुत दुख होता है कि इन्होंने अपने एक साथी को मंगल ग्रह पर ही छोड़कर आगे बढ़ गए, पर अब ये भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब मार्क भी मंगल ग्रह पर खुशी से रह रहा होता है कि तभी एक दिन जिस जगह पर मार्क ने ढेर सारे आलू बोए हुए होता है वहाँ पर अचानक से ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग सारे आलू के पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। ये थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि मार्क अब दोबारा आलू को बो भी नहीं सकता था, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से इसने वहाँ पर जो भी वातावरण बनाया होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मार्क अब आलू की गिनती करता है तो ये बहुत ही कम आलू होते हैं और इतने आलू खाकर ये तब तक जिंदा नहीं रह पाएगा जब तक इसके पास नासा से मदद पहुँचेगी। अब मार्क अपने खाने पर और पाबंदी लगानी होगी और मार्क ऐसा ही करता है। अब मार्क जितने आलू को एक दिन में खाता था अब उतनी ही आलू को ये 3 दिन तक खाने का फैसला करता है और शायद इससे ये तब तक जिंदा रह सके जब तक इसके पास मदद पहुंचेगी। इधर पृथ्वी पर नासा के लोग जल्दी जल्दी रॉकेट में सारे जरूरी सामानों को लोड करने लगती है। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, इसलिए ये इस ऑब्जेक्ट की टेस्टिंग भी नहीं करते हैं और इसे लॉन्च कर देते हैं। रॉकेट काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सारे लोग खुश होते हैं कि तभी अचानक रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे लोगों में मायूसी छा जाती है, क्योंकि अब कहीं न कहीं ऐसा लगने लग रहा था कि मार्क बॉटनी को अब नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि ये इनकी आखिरी उम्मीद थी। और जब ये बात मार्क को पता चलती है तो इस बार वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इसको हर तरफ से नाकामयाबी ही मिल रही होती है। ये नासा को एक मैसेज भेजता है जिसमें मार्क ने लिखा होता है कि हो सके तो संदेश मेरे माँ बाप तक जरूर पहुँचाना कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ, पर हमें हर प्रकार के अंजामों के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे कहना कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो इसके पीछे एक नेक मकसद है जो शायद मुझसे भी अहम है। मार्क अपनी माता पिता के लिए संदेश में लिखता है कि मैंने
कभी हार नहीं मानी, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। इधर नासा के लोग ये बात सुनकर और अब ये मार्क को नहीं बचा सकते हैं, ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाते हैं। पर ये खबर जानकर चीन की स्पेस एजेंसी नासा का साथ देने का फैसला करता है, क्योंकि चीन की एजेंसी के पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। अब नासा 30 दिनों के अंदर दोबारा से चाइना के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही होती है। यहीं पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिच होता है। ये लड़का एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है। इसके पास मार्क को बचाने का एक अच्छा आइडिया होता है। ये अपने आइडिया को नासा के लोगों को बताता है। वो बताता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी के 5 क्रू मेंबर्स वापस आ रहे हैं, अगर वो पृथ्वी पर वापस ना कर पृथ्वी की कक्षाओं का चक्कर लगाए और मंगल ग्रह पर एक बहुत पुराना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिसका नाम एमवी है, मार्क इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर आ जाए और जब मार्क स्पेस में आएगा तब इसे ये 5 क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे और इस तरह से मार्क की जान बच सकती है। पर ये सब इतना भी आसान नहीं होता है और नासा के लोग केवल एक लोग की जान बचाने के लिए 5 और लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मेंबर्स पृथ्वी पर लौट रहे होते हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से इनका सफर 533 दिन और लंबा हो जाएगा। इसीलिए नासा के लोग इसके लिए साफ मना कर देते हैं। उधर मंगल पर मार्क उस काम को अंजाम देने में लग जाता है जिसको तूफान की वजह से रोकना पड़ता है। रिच जिसने मार्क को बचाने का आइडिया दिया था, अब वो किसी तरह से इस अपने आइडिया को उन 5 क्रू मेंबर को बता देता है और ये क्रू मेंबर्स नासा की परमिशन के बिना ही अपने दोस्त मार्क को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जब नासा के लोगों को ये पता चलता है कि स्पेसशिप का रास्ता बदल चुका है और अब वो फिर से उसी दिशा में जा रहे हैं और ये समझ जाते हैं कि ये मार्क को बचाने के लिए ही जा रहे हैं, इधर मार्क भी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है जिसकी मदद से ये मंगल को छोड़कर स्पेस तक पहुंचेगा। कुछ दिन के सफर के बाद मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है और इतने वजन के साथ ये कभी भी स्पेस तक भी पहुंच पाएगा, इसीलिए पहले तो इसे इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन कम करना पड़ेगा। और मार्क अब इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लगभग सारे पार्ट्स को निकालने लगता है। मार्क को इसमें से 5 टन से भी ज्यादा का वजन कम करना पड़ेगा और अब मार्क एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से यात्रा करने वाला होता है जिसकी स्पेस तक पहुंचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। पूरी दुनिया के लोग इस अनोखे मिशन को निहार रहे होते हैं और अब मार्क इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उड़ान भरता है। ये ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। मार्क और इसके दोस्त रेडियो की मदद से एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, क्योंकि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से मार्क आ रहा होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इतनी स्पीड से ये कभी भी मार्क को नहीं पकड़ सकते थे। मार्क किसी तरह से अपने ऑब्जेक्ट की गति को धीमा करता है और अब मार्क इस बड़े स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा होता है। स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर में बैठकर मार्क की तरफ बढ़ती है ताकि ये मार्क को पकड़ सके, पर ये चेयर जिस रस्सी से बंधी हुई होती है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और अब ये मार्क को नहीं पकड़ सकती थी। मार्क अंतरिक्ष की गहराइयों में खोने वाला होता, पर मार्क अपनी जान को दांव पर लगाकर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर निकल आता है और अपने सूट में एक छेद कर देता है और अब ये सूट से निकलने वाली हवा को दिशा बदलने के रूप में प्रयोग में लाता है और ये काम भी कर जाता है। मार्क अब अपनी कमांडर का हाथ पकड़ने वाला होता है पर इनका हाथ फिसल जाता है और ये इसको नहीं पकड़ पाती है, पर मार्क चेयर में बंधी हुई रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये अपने दोस्त मार्क बॉटनी की जान बचा लेते हैं। सारे लोग खुश हो जाते हैं और इसके कुछ दिन बाद मार्क को एक इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य दे दिया जाता है और अब मार्क दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने का तरीका सिखाने का काम करता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं।